बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वो एक खासा खुनक दिन था। आसमान से बादल इधर उधर खेल रहे थे। ये मार्च का पहला हफ्ता आखिरी दिनों में चल रहा था। क्लास में सभी लड़के अपनी टीचर के मुंतज़र थे कि क्लास टीचर के साथ एक खूबसूरत लड़की दाखिल हुई जो आज नई थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो नज़दीकी गांव से पढ़ने की गर्ज से आती थी। लड़की को क्लास में लड़कियों के पास बिठाकर उस्ताद ने पहला पीरियड लगाया। पीरियड ख़त्म होने के बाद क्लास टीचर ने नई आई हुई लड़की का नाम महविश रियाज बताया और कहा कि ये बड़ी ज़हीन लड़की है, करीबी गांव से आती है। इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ तालीम से फैज़याब होते थे। लड़कियां तकरीबन 60 थीं जबकि लड़के 25 के करीब थे। इन लड़कों में 18 साला वकास कुरैशी और 19 साला अदनान कुरैशी भी शामिल था। मगर आज वकास कुरैशी नहीं आया था, अलबत्ता अदनान आया था। क्लास में सारा दिन लड़कों की नज़रें महविश पर जमी रहती। हर लड़का और लड़की उसे शक भरी निगाहों से देखते रहते, जबकि महविश की ये हरकतें कि वो उन्हें अपनी जाने मुतवज्जे करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। क्लास में और भी लड़कियां मौजूद थीं मगर महविश सब पर भारी थी। सारा दिन लड़के महविश को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की हज़ार टोटके आजमाते मगर सब बेकार जाते। महविश ने किसी लड़के को घास नहीं डाला और लड़कियों से बातें करती रही। यार वकास, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? अदनान ने वकास से स्कूल न आने की वजह पूछी। उसने कहा, यह शाम का वक्त था। वकास ने चाय से चुस्की भरी और बोला, आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तो वैसे ही। अदनान ने सफाई पेश की। आज क्लास में नई लड़की आई है। हर कोई उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश में है मगर वो या तो शर्मा रही है या उसे लड़कों की ये हरकतें पसंद न आईं। अदनान कुरैशी तफसील से बता रहा था। अच्छा, तो तुम्हें भी वो पसंद आई? मैं अभी जाकर भाभी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। वकास ने सारी बात सुनकर अदनान कुरैशी को छेड़ा। ना भाई ना। अदनान कुरैशी ने अपनी तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश की। तुम्हारी प्यारी भाभी भी मुझे काफ़ी है। मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करूँगा और शादी भी उनसे करूँगा। फिर दूसरों से पंगे लड़ाने की क्या ज़रूरत है? अदनान कुरैशी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो बात का बतंगड़ न बनाए मगर महविश इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता। खैर, क्लास के शब रोज़ तेज़ी से गुजरते रहे। महविश की चाल ढाल में कोई फ़र्क नहीं आया। इस दौरान अलबत्ता दूसरी तब्दीलियाँ आई थीं। महविश और वकास एक दूसरे के करीब हो गए थे। इन दोनों ने इकरार इश्क व मोहब्बत भी कर लिया। दोनों में प्यार कम नहीं, रोज़ बरोज़ बढ़ता रहा। फ़ाइनल इम्तिहानात के बाद सब लोग घर बैठ गए। अब सबको नतीजे का इंतज़ार था। अच्छे मार्क्स हासिल करके अदनान कुरैशी और वकास कुरैशी ने महविश के साथ ही कॉलेज में दाखिला ले लिया जो मुजफ्फराबाद सिटी में था। कॉलेज में भी तीनों साथ साथ रहे। वक्त के परिंदे ने खूब उड़ान भरी। महविश रियाज का फ्रेंड वकास और उनके कज़िन अदनान ने तालीम भी मुकम्मल कर ली। अब तीनों अपने अपने गांव जा चुके थे। अपने अपने घर पहुंचकर सभी खुश थे। काफ़ी अरसे के बाद चारों दोस्तों को एक दूसरे की याद आई। इन्होंने किसी सरसब्ज़ जगह पर मुलाकात करने का फ़ैसला किया। ये मामूल के मुताबिक एक शाम थी। इन लोगों ने मुलाकात का वक्त तय किया और सब अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद मौसम गहरा होने लगा। बादलों के तेवर बदलने लगे इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। महविश रियाज और वकास कुरैशी, फरियाल और अदनान ने घर की राह लेना मुनासिब समझा। काफ़ी वक्त गुजारने के बाद जब इन्होंने रास्ते पर चलना शुरू किया जो इन चारों के घरों तक जाता था तो महविश अलग हो गई। महविश अक्सर कहा करती थी कि वो अकेली रहती है। वाकई वो एक वीरान सा इलाका था। मौसम अजीब सा हो रहा था। बादल बरसने लगे। महविश ने एक दरख्त के नीचे पनाह ली थी। बड़ी मुश्किल से वो अपना आप बचाकर आगे बढ़ रही थी। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। शायद ये मौसम का असर था या इस रास्ते की हौलाकी कि उसे बहुत डर लग रहा था। वो सोचने लगी कि काश वो अपने दोस्तों के साथ उनके घर चली जाती या कहीं महफूज मुकाम पर रुक जाती। मगर अब क्या हो सकता था? वो इतना रास्ता पैदल तय करके आ गई थी कि यहाँ से वापस मुड़ना भी बेवकूफ़ी थी।
जबकि कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। रात का अंधेरा छाने लगा। अब महविश के डर में इजाफा हो गया। उसने सोचा यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि वो चलती रहे। मगर दरख्त की दूसरी जानिब जाते हुए महविश को ऐसा लगा कि हवा के एक झोंके ने उसका पीछा किया है। महविश ने इस बात को अपना वहम समझा, लेकिन अब उसे अपना आप बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसका दम घुट रहा था, दिल किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। तभी थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ी पर वक्त देखा। मामूल से कम वक्त में वो घर पहुंच गई थी। हालांकि वो दरख्त उसके घर से काफ़ी दूर था। ये तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला था। उसने घड़ी पर वक्त देखा। उसे घर से निकले हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ था। 1 घंटा तो वो अपनी दोस्तों के पास बैठी थी। क्या यहाँ आते हुए उसे 1 मिनट भी नहीं लगा? महविश ये सोचकर हैरान थी। 7:10 हो रहे थे। ये सोने का वक्त तो नहीं था, लेकिन वो थकन के मारे सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख खुल गई। रात का न जाने कौन सा पल था कि उसकी किसी आहट से आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर थी। कमरे में उसने निगाह पांचों जानिब दौड़ाई, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कमरे में 0 वॉट का बल्ब रोशन था। मौत किसी वहशत चारसू फैली हुई थी। हालांकि ऐसा तो पहले भी होता था। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उसे बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। महविश ने सोचा 0 वॉट का बल्ब उसने कितने अरसे से अपने कमरे में लगा रखा है, लेकिन आज ये इतना हैबतनाक क्यों लग रहा है? वो जलता बुझता हुआ महसूस हो रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बदस्तूर तेज़ हो रही थीं। महविश ने इस आहट को अपना वहन समझा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर चंद ही लम्हों के बाद महविश को महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा था। महविश ने किसी मर्द की आवाज़ में ये अल्फाज सुने, महविश, मैं आ गया हूँ अपना बदला लेने। तुमने मुझे ठुकराया था। मैं तुम्हारे दोस्त से तुम्हें हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। तुम तैयार रहो, तुम कभी एक दूसरे के ना हो सकोगे। महविश ने ये अल्फाज सुने तो खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। उसके सामने फयाज खड़ा था। फयाज, तुम? महविश ने सोचा ये तो वो फयाज था जो कॉलेज के शुरू के दिनों में महविश के पीछे किसी दीवाने की तरह फिरता था। उसके लिए अक्सर फूल और चॉकलेट लेकर आता। महविश की खूबसूरती और जवानी के दिन थे। उसका हुस्न अपने उरूज पर था। पूरी क्लास में उसके दीवाने मौजूद थे, लेकिन उसने सिर्फ वक्कास को ही अपने जीवन साथी के तौर पर चुना था। फयाज से दिल लगी की थी। उससे तोहफे तहाइफ लेती रहती थी। हमेशा उसकी बातों पर हंसती मुस्कुराती। फयाज बेचारा तो यही समझा कि महविश उससे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन महविश ने कभी उसके लिए संजीदगी से नहीं सोचा था। गुज़रते दिनों के साथ फयाज की दीवानगी बढ़ती गई। वो महविश को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन महविश की नज़रें किसी और पर थीं। फयाज अपना तन मन धन सब कुछ महविश पर लुटा चुका था। वो जानता था एक दिन महविश ज़रूर उसकी हो जाएगी। वो उसकी मोहब्बत के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महविश ने आखिर एक दिन फयाज की इस कदर बेइज्जती की कि क्लास के सभी लड़के उसे देखकर हंसने लगे। फयाज को इस बेइज्जती की महविश से तवक्के नहीं थी, लेकिन आज जो उसने किया था सब लड़कों के दिलों में उसकी धाक बैठ गई। फयाज उससे सच्ची मोहब्बत करता था। वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी जान ले ली। उसके बाद फयाज उसे कभी नजर न आया। फयाज के जाने के बाद महविश कुछ दिन उदास रही, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी मामूल पर आ गई और आज इतने सालों के बाद फयाज को अपने सामने देखकर उसका दिल पत्ते की मानिंद लरसने लगा। फयाज अब फयाज नहीं रहा था। वो किसी दरिंदे की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए और दांत बड़े बड़े बाहर को निकले हुए। महविश ने यह मंजर देखा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फयाज तो उसके सामने खड़ा था, लेकिन आज उसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों। महविश को पहले से ज़्यादा पसीना आ गया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फयाज को यकदम तके जा रही थी। फयाज आराम से ये सब कहकर खिड़की की तरफ गया और फिर उसने एक अजीब परिंदे का रूप धार लिया। ये कुछ उकाबनमा परिंदा था। खिड़की से बाहर की जानिब उसने परवाज़ की तो महविश जैसे गुमसुम सी होकर रह गई। आखिरकार डर की वजह से उसने एक बुलंद चीख मारी और बेहोश हो गई। फयाज 1 साल से
اپنے گھر سے گم ہو گیا تھا۔ دراصل وہ گم نہیں بلکہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا تھا۔ نہر کے پاس سے ملنے والے اس کے جوتوں اور کپڑوں سے لوگوں نے یہی اندازہ لگا لیا کہ فیاض نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی، کیونکہ فیاض اس سے پہلے ایک بار خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ جبکہ فیاض نے ہمت نہ ہاری تھی، وہ ایک ایسے شخص کی خدمات حاصل کرنے لگا جو جادو ٹونا کرنا، دشمن کو زیر کرنا جانتا تھا۔ فیاض نے ان سے بھاری معاوضے کے عوض ایک ایسا عمل سیکھ لیا جس سے وہ مہوش کو وقار سے جدا کر سکے۔ ساتھ ساتھ اس نے 1 سال میں بہت ساری عملیات سیکھ لیے، یعنی اب وہ ایک قسم کا جادوگر بن گیا تھا۔ مگر جب اپنے گاؤں آیا، خود کو وہی پہلا والا فیاض ظاہر کرنے لگا۔ وہ مہوش سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ مہوش نے کچھ سال پہلے تھپڑ مار کر اسے ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا تھا۔ فیاض کے دل میں پچھلا واقعہ اب بھی یاد تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے گاؤں کے قبرستان میں 3 راتیں بھی گزاریں۔ موقع دیکھ کر مہوش کے گھر کی چاروں طرف دم کی ہوئی ریت بھی ڈالی۔ ان کے والدین کے نام پر ٹوٹے قبر میں 2 مخصوص کام کے انڈے بھی دفن کیے۔ کچھ عمل کر کے اس نے مہوش اور وقار کے نام کے 2 پتھر ندی میں پھینک دیے۔ اس کے بعد اس نے ایک پرانے درخت کے ساتھ جڑوں میں دفن کر کے کچھ ایسے تعویذ رکھے جس سے مہوش کی زندگی برباد ہو سکے۔ مہوش جو لاکھوں میں ایک تھی، اب پچھلی والی مہوش نہ رہی۔ فیاض کا عمل رنگ لایا تھا۔ اب مہوش گھر میں رہ کر سکون محسوس کرتی۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی، بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگی۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے، کیونکہ یا تو وہ گھر میں ہی رہتی یا جب گھر سے باہر جاتی تو پھر گھر جانے کا نام منہ پر نہ لاتی۔ کبھی کبھی تو زور سے ہنستی یا پھر رونے دھونے سے اس کا کام تھا۔ کھانا نہیں کھاتی تھی، اگر کھانا کھانے بیٹھ جاتی تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بس ایسی ہی حالت میں وہ پاگل کہلاتی۔ کئی بار وقار قریشی نے اس سے ملنے کا کہا، مگر وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتی۔ وقاص اسے خود سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، بہت روتا۔ کئی بار اس نے والدین کو مہوش کے گھر بھی بھیجا کہ وہ مہوش کا ہاتھ مانگیں، مگر مہوش کے والدین صاف انکار کر دیتے۔ پہلے تو مہوش اور وقاص دونوں کے والدین خوش تھے کہ ان دنوں مہوش اور وقاص کی شادی ایک دوسرے سے کر دیں، مگر جب مہوش نیم پاگل ہوئی تو دونوں کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے۔ کئی بار فریال بھی مہوش کو سمجھانے گئی، مگر وہ بھی ناکام ہو کر لوٹ آئی۔ مہوش کے والدین نے ڈاکٹر سے بھی اس کا علاج کروایا، پیروں اور ملاؤں کو بھی دکھایا، مگر نتیجہ وہی کا وہی۔ مہوش تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وقاص کو ایک اللہ والے مفتی بندے کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ فیاض کا کیا دھرا ہے۔ سب لوگوں نے فیاض کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ گھر سے پھر بھاگ گیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگا۔ فیاض کا کیا ہوا عمل برقرار تھا، کوئی بھی عامل اس عمل کو ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی گہرا اور سخت عمل تھا جو فیاض نے 1 سال میں سیکھا تھا۔ انہی حالات میں وقاص کے والدین نے لاہور بھیج دیا۔ اس نے ایک ہوٹل میں کام شروع کر دیا۔ اس کا دل اس نے سوچا کہ بہل جائے گا، کیونکہ مہوش اس حالت میں تھی جو پہلے جیسی تھی۔ وقاص کے لاہور جانے کے بعد مہوش کے والدین نے اس کا بہت علاج کروایا، مگر وہ وہی کی وہی رہی۔ کبھی وقاص کو یاد کرتی، کبھی ہنستی تو کبھی روتی۔ جو بھی مہوش کا حال دیکھتا اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ عدنان نے بھی اس کا ہاتھ مانگا، مگر اس نے وقاص کو انکار کر دیا تھا، جو اس کی گہری اور پہلی محبت تھا، تو وہ عدنان سے کیا شادی کرتی۔ دوسری طرف عدنان کے والدین بھی دونوں لڑکوں کے لیے سخت پریشان تھے۔ فریال کے والدین بھی کچھ مکر گئے۔ وقاص ابھی تک لاہور میں ہے، جبکہ عدنان کبھی کبھی گاؤں تو کبھی وقاص کے پاس لاہور میں ہوتا ہے۔ فریال سخت اذیت میں، جبکہ مہوش کبھی ٹھیک تو کبھی نیم پاگل رہتی ہے۔ فیاض ویسے ہی فرار ہے، اس کی تلاش جاری ہے، مگر وہ نہیں مل رہا۔ عدنان کے مطابق فیاض نے فریال کے گھر آنے پر بھی کچھ عمل کیا ہے، جس کے نتیجے میں فریال کے والدین ہاں تو کبھی نہ کر دیتے ہیں۔ عدنان اور وقاص دونوں سخت پریشان ہیں کہ خدا کب ان پر مہربان ہوگا، حالات کے ساتھ ساتھ ان کی قسمت بھی کب جاگے گی۔ ایک فیاض نے 4 گھرانوں کی 4 زندگیوں کو بکھیر کر رکھ دیا، یعنی وقاص، مہوش، عدنان اور فریال اب بھی اپنی اپنی قسمت پر رو رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں اب ان بیچاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جادو کا عمل اس قدر سخت ہے کہ کوئی بھی حل کام نہیں کر رہا۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہوش کے لیے دعا کریں۔ وہ میری درینہ سہیلی ہے، میں اس کی زندگی میں ہونے والے سبھی واقعات سے واقف ہوں، لیکن اس کی زندگی میں فیاض کا کردار کسی درندے جیسا ہے۔ خدا را مہوش کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔